मित्रों, गुड इवनिंग। इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के क्रमों में हमने महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर ली है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में एक हमारा छूट रहा है परमाणु संरचना। जो है परमाणु संरचना में बोहर मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। बेटा, बोहर का परमाणु मॉडल जो है वो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए बनाया गया है। सबसे पहले रदरफोर्ड की कमियों को जान लेना जरूरी है। रदरफोर्ड की कमियां जो हैं, देखिएगा, रदरफोर्ड की कमियां सबसे पहले हम कमियों को जान लें, इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में प्रमुख रूप से कमियां थी तीन। नंबर एक कमी थी उनमें ये कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। रदरफोर्ड महोदय जो थे वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। इसे उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के परितः घूमा करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं। तो आप देखें बेटा, ये हमारा नाभिक है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के परितः चक्कर लगा रहा है। लेकिन मैक्स प्लांक महोदय ने बताया था कि मैक्सवेल का नियम है, जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इस नियम के आधार पर जब ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा बेटा, चक्कर लगाएगा, तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये नाभिक के करीब आता चला जाएगा। ये नाभिक के करीब आता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक के अत्यंत पास से होकर गुजर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक कमी थी। दूसरी कमी, अस्थायी कक्षाओं की व्याख्या नहीं कर पाए थे। देखिए, अस्थायी कक्षाओं की व्याख्या करने में असफल रहे। ये इलेक्ट्रॉन के अस्थायी कक्षाओं की व्याख्या नहीं कर पाए रदरफोर्ड महोदय। और तीसरी कमी क्या थी बेटा? रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो ये तीन कमियां बोहर महोदय के मॉडल में थी और इसी कमियों को दूर करते हुए इसी कमियों को दूर करते हुए रदरफोर्ड महोदय ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए बोहर महोदय ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसको हम बोर का मॉडल कहते हैं। अब बोर के मॉडल पर हम चर्चा करें। सबसे पहले अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए देखा जाए, पहली परिकल्पना उन्होंने दी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये पहली परिकल्पना है। बोहर महोदय ने बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये चीज बताया बोहर महोदय ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय ये देखिएगा, चक्कर
लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये बताया। देखिएगा, बोहर महोदय ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ अस्थाई वृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने? दूसरा पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसका कोणीय संवेग यानी MVR जो होता है ये NH/2 का गुणज होता है। ये देखिए, बड़ा बोहर महोदय ने बताया इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते, सही है, लेकिन बिल्कुल डेफिनिट कर दिया, उनकी एक लिमिट बांध दी, मेड़ बांध दिया। बिल्कुल क्या मेड़ बांध दिया, क्या डेफिनिट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बेटा जिसका कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जहां n क्या है, n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। अब तीसरा टॉपिक आप देखें बेटा, तीसरा टॉपिक, जैसे यहां हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन बात आती है रैखिक स्पेक्ट्रम की। रैखिक स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तो नहीं करते, बिल्कुल सही है, लेकिन कब? जब अस्थायी कक्षाओं में या मूल कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं तब। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एक अवस्था होती है बेटा, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, देखिएगा, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था क्या होती है जानिएगा? उत्तेजित, एक्साइटेड हो जाना, बिल्कुल। जैसे आप देखिए, हम बताएं आपको, लोग जो होते हैं जब बाहर से कमा करके आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, बैंक बैलेंस होता है तो घर पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि पापा ऐसा है, फलाने वाली जमीनियां बिक रही है, उसको खरीद ले, या अन्य कोई ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं कि जिस पर हम धन व्यय कर दें। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको जब किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन को जब किसी बाह्य स्रोत से जैसे ऊर्जा मिलती है, उसकी ऊर्जा बढ़ी तो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होकर के करता क्या है, वो अपनी कक्षा को छोड़कर अगली कक्षा में छलांग लगा देता है बेटा। यानी उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या? देखिएगा, बाह्य स्रोत से ऊर्जा अवशोषित करके अगली कक्षा में छलांग लगा देता है। ये देखिएगा, लगा देता है, ठीक है ना? जब किसी बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में छलांग लगा देता है, और वहां जो है बेटा, ये देखिएगा, 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रुकता है, और इसके बाद के पश्चात मूल कक्षा में वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे उत्तेजित कब हुआ?
जब उसको वायु स्रोत से ऊर्जा मिली। ठीक है, जब बाहर से उसको ऊर्जा मिली तो उत्तेजित हुआ, एक्साइटेड हुआ, अपनी मूल कक्षा को छोड़ा, अगली कक्षा में कूद गया। कब? जब दूसरे से ऊर्जा लिया तब, यानी यहां पर क्या हुआ, ऊर्जा का अवशोषण हुआ। अब बेटा सोचिए कि जब वहां 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकेगा, उसके बाद फिर वापस आएगा, तब क्या होगा? आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बल्कि उसे रूपांतरित किया जा सकता है एक रूप से दूसरे में। ठीक है, जैसे आपने उसमें पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानाति गृहणाति नवीन देहि। जिस प्रकार आत्मा जो है वो शरीर जो है नए पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्र को धारण कर लेती है, उसी प्रकार शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो आत्मा जो है इस शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, अर्थात पुनर्जन्म होता है। इसी प्रकार बेटा हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि ऊर्जा को ना हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बशर्ते उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन को जब इधर से ऊर्जा मिली तो गया, अपनी कक्षा छोड़कर अगली में गया। अब अगली से जब मूल कक्षा में आएगा तो होगा क्या, जो ऊर्जा उसने अवशोषित किया था वो ऊर्जा उत्सर्जित करता हुआ आएगा, ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता हुआ आएगा। और जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वो ऊर्जा जो है बेटा विभिन्न रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देती है, जिसको कि हम रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे रैखिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अगली कक्षा से अपनी मूल कक्षा में वापस आता है तो कौन कौन से रैखिक स्पेक्ट्रम बनते हैं, इसको बामर महोदय ने खोजा था, जिसके लिए बामर महोदय को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस बारे में, और बताया भी गया है, उन्होंने बताया है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, पासन श्रेणी, ये 5 श्रेणियां बनती हैं रैखिक स्पेक्ट्रम में। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बोहर मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को जब बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो उत्तेजित हो जाता है, अपनी कक्षा छोड़कर अगली कक्षा में छलांग लगा देता है, 10 की पावर -8 सेकेंड तक वहां रुकता है, फिर अपनी मूल कक्षा में वापस आता है। तब जब वापस आता है तो होता क्या है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। देखिएगा, ऊर्जा उत्सर्जित करता है जिससे रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या रैखिक स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, अब बेटा अगर उत्सर्जन से बन रहा है तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है, अगर ऊर्जा अवशोषित करने से स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसको हम अवशोषित स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एक चीज और बताएं भैया, आप देखिएगा चौथा पॉइंट, बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध, जिसे जो ऊर्जा उसने लिया डेल्टा ई बराबर EN2 माइनस EN1, ये होता है हमारा, यानी जब डेल्टा ई उसको ऊर्जा मिली तो N1 को छोड़कर N2 में छलांग लगा गया। अब कितना मिला, N2 में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसमें से N1 वाली ऊर्जा को हम घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो ये बेटा हमारा हो गया H न्यू इज इक्वल टू, आप कर सकते हो डेल्टा ई, ये हुआ, इसलिए न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपान एच, या यूं कर सकते हो बेटा, इसमें जो हमारा हो जाएगा E2 माइनस E1। ये है बोहर आवृत्ति प्रतिबंध, ये होता है हमारा बोहर आवृत्ति प्रतिबंध। तो ये बोहर मॉडल जो है, बोहर मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
और ये मॉडल की प्रमुख विशेषताएं ये थी। बोहर महोदय ने बताया रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। उत्तेजित अवस्था के बारे में बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिल जाती है या वो ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मूल कक्षा को छोड़ करके अगली कक्षा में चला जाता है। वहाँ बहुत ही क्षण मात्र नैनो सेकंड के आसपास रुकता है, 10⁻⁻8 सेकंड, और उसके बाद अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। तो जब आता है तो उत्सर्जित करता हुआ आता है, जिससे रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ये हमने बोहर आवृत्ति प्रतिबंध बताया कि वो जब कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो इससे न्यू बराबर E2 - E1/H, इसको बोहर आवृत्ति प्रतिबंध कहा जाता है। अब हम देखते हैं भैया बोहर के अनुसार, जैसे हमने पढ़ा कि ये बताया गया MV/R इज इक्वल टू NH/2 होता है बेटा। तो V की वैल्यू निकाला जाए, इसलिए V बराबर हमारे पास हो जाएगा NH/M और R × 2 ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। और अब आप देखिएगा, जैसे कि हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि कूलाम बल बराबर अभिकेंद्र बल। जब बेटा घूमेगा तो अभिकेंद्र बल भी लगेगा। देखिएगा ये नाभिक है, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, तो इसके बीच बेटा अभिकेंद्र बल Fc ये लगता है। और यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसके बीच कूलाम बल भी लगेगा, स्थिर वैद्युत बल भी लगता है ये। तो दोनों की हम चर्चा कर लेते हैं। अभिकेंद्र बल, इसकी चर्चा किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 1/4πε0, और ये Zd²/R² इज इक्वल टू ये हो जाएगा mv²/R। ये होगा, ये R से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ V की वैल्यू आप पुटअप करें भैया, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Zd²/R इज इक्वल टू mv² है। V की वैल्यू पुटअप कर दो, NH/2mR² तो ये हमारे पास हो जाएगा भैया 1/4πε0 Zd²/R इज इक्वल टू ये हो गया n²H²/2 m²R² और π², जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। m से स्क्वायर कट गया, आप देखिएगा पाई से π² कट गया, और हमारे पास ये 4 से 4 कट गया, और कुछ R से स्क्वायर कट गया। देखो R को यहाँ लाओ बेटा, बाकी सबको इधर लाओ, ध्यान दीजिएगा R ये आ गया। तो ये हमारे पास इधर ये ε0 ऊपर जाएगा, n² H² ε0 ये हो गया, और ये सब नीचे पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा Zd² × m ये × π ये। ठीक है। तो बेटा अगर इसको एक नियतांक लिया जाए, चूंकि H² ε0
अपान जड़ी स्क्वायर यम पाई एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसलिए r इज प्रोपोर्शनल दैट एन स्क्वायर। ये होता है बेटा, ये वो फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या की गणना हम कर सकते हैं। इस फार्मूले से वेग की, इस फार्मूले से हम उसके त्रिज्या की, परमाणु के त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। और ये जो बता रहा है आर इज प्रोपोर्शनल दैट एन स्क्वायर, यानी त्रिज्या जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है।